नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलाम के नियम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आवेशन की विधियों के बारे में बताया था। इसमें ये बताया गया था कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कूलाम का नियम। तो बच्चों, कूलाम का नियम समझने के लिए पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए। जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती जिसे समानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती। और एक शब्द है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों शब्द बार बार आपको मिलेंगे कहीं न कहीं। इनका क्या मतलब होता है ये पहले समझिए। तो जैसे देखिए कि मान लीजिए लिखा है सोहन दिनेश के अनुक्रमानुपाती है। सोहन दिनेश के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, सोहन दिनेश दोनों नामों को देखिए हम आमने सामने लिखे हैं और अनुक्रमानुपाती के लिए एक चिन्ह है, ऐसे लगा दिया। तो देखिए, सोहन दिनेश के अनुक्रमानुपाती है, इसे हम किस तरह लिख दिए हैं? सोहन अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा के दिनेश लिख दिए हैं। यानी इन दोनों नामों को देखिए आमने सामने लिख दिए और बीच में एक चिन्ह लगा दिए हैं, जिसे क्या कहेंगे? अनुक्रमानुपाती। और देखिए मान लीजिए लिखा है सोहन दिनेश के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, तब देखिए कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे सोहन और व्युत्क्रमानुपाती है ना, तब दिनेश को बटे के नीचे लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए दिनेश को कहाँ लिखेंगे? बटे के नीचे। तो बटे के ऊपर एक लिखिए और बटे के नीचे दिनेश लिख दीजिए और यही चिन्ह यहाँ भी लगा दीजिए ऐसे। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा। तो देखिए अनुक्रमानुपाती था तो सोहन और दिनेश को आमने सामने लिख दिया गया, दोनों नामों को। और यहाँ देखिए सोहन दिनेश के व्युत्क्रमानुपाती है तो दिनेश को कहाँ लिख दिया? बटे के नीचे लिख दिया गया है। तो व्युत्क्रमानुपाती में आपको बटे के नीचे लिखना है, अनुक्रमानुपाती में आमने सामने लिख देना है। इसका यही मतलब है। और देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे ए कामा बी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती यानी ए बी के क्या है? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब हुआ ए अनुक्रमानुपाती बी, दोनों को कहाँ लिखेंगे? आमने सामने। आमने सामने लिख दिए देखिए। और यही अगर ऐसे लिखा होता ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, तब इसे कैसे लिखते? ए चिन्ह बनाते व्युत्क्रमानुपाती का और इसे एक बटे के नीचे किसे लिख देते? बी को, इस तरह। यहाँ इस चिन्ह को आप व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। यहाँ इसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहिए। बस ये ध्यान रखिए कि अनुक्रमानुपाती में आमने सामने लिखना है। देखिए अनुक्रमानुपाती में दोनों नामों को आमने सामने लिखा गया है यहाँ भी। और व्युत्क्रमानुपाती में ये दूसरे नंबर वाला जो रहेगा उसे कहाँ लिख दीजिए? बटे के नीचे। इसमें भी देखिए ये दिनेश को कहाँ लिख दिए हैं? बटे के नीचे। व्युत्क्रमानुपाती में बटे के नीचे एक चला जाता है
और अनुक्रमानुपाती में दोनों आमने सामने रहते हैं। ये इसका मतलब है। और इसका एक और मतलब समझिए, अगर अनुक्रमानुपाती है तो आमने सामने लिखा है, तो आमने सामने लिखा होने का ये मतलब निकलता है कि जैसे b का मान बढ़ाया जाए, b का मान बढ़ाया जाए तो a का मान घटेगा नहीं, a का मान भी बढ़ेगा। b का मान बढ़ाएंगे तो a का मान भी बढ़ेगा। b का मान अगर घटा रहे हैं तो a का भी मान क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो दोनों साथ साथ घटेंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये भी होता है। और व्युत्क्रमानुपाती अगर है, व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है, इसका मतलब होता है कि जैसे b का मान बढ़ाया जाए तो a का मान घटेगा, b का मान बढ़ाएंगे तो a का मान घटेगा। और b का मान अगर घटा रहे हैं तो a का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें दोनों साथ साथ बढ़ते घटते नहीं है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब ये भी होता है। और अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, दोनों साथ साथ घटेंगे। इसे ध्यान में रखिएगा, ये जगह जगह आएगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो बच्चों पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, इसे कूलाम बल भी कहते हैं, कूलाम बल, कूलाम बल। देखिए कूलाम बल क्या है। देखिए जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई आवेश है और ये यहाँ भी कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ हम इस आवेश को उठाकर इसके पास रखें, इसके पास, इसे उठाकर इसके पास रख दें। तो चलिए इसके पास यहाँ रख दिए। तो देखिए इस आवेश को उठाकर इसके पास में रख दिए हैं। तो इन आवेशों के बीच, अब इन आवेशों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल भी लग सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसी आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल का मतलब वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अब यहाँ तो दोनों धन धन में है, धनात्मक आवेश हैं, इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल भले लग रहा है लेकिन उसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल। यहाँ अगर एक माइनस होता तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता, और आकर्षण बल भी क्या माना जाता है, स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल का मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं कि जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, तो आवेशों के मध्य आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल
आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे Fi से प्रदर्शित करते हैं। Fi से प्रदर्शित करते हैं। इसे Fi से प्रदर्शित करते हैं। Fi मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, F का मतलब फोर्स। तो देखिए, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जो भी बल लगे वो क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। कूलाम का नियम, अब आगे हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग डालिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, COULOMB, कूलाम्स लॉ। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, तब समझते हैं क्या इनके नियम में है। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दो स्थिर मतलब रुके हुए, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मतलब आवेशों के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल
कैसा होता है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें एक चीज और लिख दीजिए, इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। इस बल की दिशा किधर होगी? जो स्थिर विद्युत बल लगेगा वो उस बल की दिशा किधर होगी? आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी। ये कूलाम का नियम है। अब इसे देखिए, समझा जाए क्या बता रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। देखिए कूलाम अपने नियम में क्या बताए हुए हैं, इसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश लिखा है, तो हम दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए एक आवेश ये है, ये एक आवेश ये है, और दोनों आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश हैं। ये दोनों कैसे आवेश हैं? बिंदु आवेश हैं, स्थिर अवस्था में है। मान लिया जाए इसके ऊपर प्लस Q1 आवेश है और इस पर प्लस Q2 आवेश है, और मान लिया जाए ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो देखिए दो बिंदु आवेश हैं, इस पे प्लस Q1 आवेश है, इस पे प्लस Q2 आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना मान ले रहे हैं? r। तो अब कूलाम का नियम पढ़ के देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल, इसका मतलब कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? स्थिर विद्युत बल लगेगा। चलिए, तो इन दोनों आवेशों के बीच में स्थिर विद्युत बल लगेगा, तो बल कैसा होगा? जो बल लगेगा वो कैसा होगा? तो कह रहे हैं कि जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल लगेगा आवेशों के बीच में वो कैसा होगा? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो मतलब देखिए इधर स्थिर विद्युत बल जो लगेगा, मान लीजिए F(E), स्थिर विद्युत बल को F(E) प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा होगा? कह रहे हैं कि स्थिर विद्युत बल कैसा होगा? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इन आवेशों का क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, और गुणा करने से जो आएगा वो इस बल के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती। तो आवेशों का गुणा कीजिए तो होगा Q1 इंटू Q2। ये चीज आवेशों का गुणनफल है, और यही बल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब बताए थे कि इसे और इसे आमने सामने लिख दी। तो देखिए Q1 इंटू Q2, तो पहला समीकरण मान लीजिए। तो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये एक नियम लिख दिए। अब चलिए इसमें और पढ़िए, और कुछ बताया गया है। लिखे हैं कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके मतलब आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो स्थिर विद्युत बल है जो आवेशों के बीच लग रहा है, स्थिर विद्युत बल, वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती।
यहाँ देखिए आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। कह रहे हैं कि दूरी का वर्ग, यानी इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो ये दूरी का वर्ग हुआ। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये चीज स्थिर विद्युत बल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। स्थिर विद्युत बल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम स्थिर विद्युत बल Fi को इसके क्या कर दें, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या बताया गया था कि बटे के नीचे लिख सकते हैं। तो नीचे लिखिए 1/r²। ये दूसरा नियम हुआ। इन्हीं दोनों के बारे में कूलाम यहाँ बताए हुए। तो इसको पढ़िए, समझिए और इन दोनों नियमों को ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए आपस में, एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा जो कूलाम के नियम से प्राप्त माना जाएगा सूत्र। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो निर्वात या हवा में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तब कूलाम के नियमानुसार, स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 1। और स्थिर विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों नियमों को हम इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं, मतलब आपस में मिला दे रहे हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करें, मिला दें। इसे मिट दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। तो दोनों नियमों को मिला दें तो देखिए ये इस तरह लिखेगा Q1 इंटू Q2 बटे में R। तो दोनों को इकट्ठा कर दिए। अब बच्चों ये चिन्ह हटाना होगा। ये जो चिन्ह लगा है अनुक्रमानुपाती या मान लीजिए व्युत्क्रमानुपाती का, इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए एक बराबर का चिन्ह लगाना चाहिए और कोई नया अंग्रेजी का अक्षर लिख देना चाहिए, कोई भी अक्षर जो इस पूरे उसमें नियम में न आ रहा हो। तो इसे हटाने पे एक बराबर का चिन्ह लगाना है और कोई नया अंग्रेजी का अक्षर लिख देना चाहिए। तो चलिए इसे हटाया जाए। तो इसे हटाएं तो Fi बराबर, देखिए इसे हटाएं बराबर लगाए हुए हैं, कोई नया अंग्रेजी का अक्षर जैसे हम K लिख दे रहे हैं। आगे Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो एक देखिए कूलाम के नियम से एक सूत्र बन गया है, जहां K क्या है, K एक नियतांक है। यहाँ K क्या है, एक नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट है। नियतांक का मतलब होता है नियत अंक, यानी जिसका मान चेंज न हो। तो K एक नियतांक है, मतलब K का मान चेंज नहीं हो सकता। और K एक नियतांक है था, K का मान होता है, देखिए K का मान होता है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है।
ये बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 9 के बराबर होता है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। एक एक का मान होता है इतना, इसे याद रखिए, इसकी आवश्यकता है आगे। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एक एक का मान है। चलिए, तो इसे समीकरण 1 मान लें। तो समीकरण 1 में हम के जगह ये लिख सकते हैं, के जगह ये भी लिख सकते हैं। अगर समीकरण 1 में के जगह इसे या इसे लिख दें तो देखिए क्या बनेगा। समीकरण 1 से एफ ई बराबर हो जाएगा, एफ ई बराबर के हटा के हम पहले ये लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। वही सूत्र है, बस के हटा के ये लिख दिया। और तथा के हटा के ये भी लिख सकते हैं। तो एफ ई बराबर होगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q1 Q2 बटे में आर। ये तीनों एक ही सूत्र हैं, बस के हटा के ये लिख दिया गया है, एक बार के हटा के ये लिख दिया गया। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मिट दें इसे। अच्छा, एक चीज इसमें और देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट इसे हम बोल रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। और ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ, कि कहीं भी लिख लीजिए। इसे पढ़ना क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसे। तो जहां भी एप्सिलॉन नॉट मिले समझ जाइए निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। चलिए इसे नोट कर लीजिए। बच्चों, ये कूलाम का नियम था। अब हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका क्या मात्रक होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए, अभी हम लोग एक सूत्र कूलाम के नियम से प्राप्त किए हैं। हम जानते हैं कि एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर होता है। कूलाम के नियम से सूत्र यही मिला था ना, के मिला था, के हटा के ये लिख दिया गया। अब ये इस समय ये पूरा चीज किसके बराबर है, एफ ई यानी कि स्थिर विद्युत बल के बराबर है। इसे बल ही समझिए।
ना, बल भी कहेंगे तब भी सही है। और तो हम इस पूरे चीज को एप्सिलॉन नॉट बराबर बनाना चाहते हैं, जिससे एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाला जा सके, मात्रक। तो देखिए इसे हम इस तरह बना सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा Q1 Q2 बटे में 4 पाई F E इंटू R स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों का गुणा एक साथ होगा तो इच्छा गुणा करें, तो इसका मान निकालेंगे तो ये तीनों बटे के नीचे आ जाएंगे और ये दोनों ऊपर रहेंगे। तो चलिए इसका मात्रक निकाला जाए, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1 का मात्रक गुणित Q2 का मात्रक, इसमें जितनी चीजें हैं सबका मात्रक लिख रहे हैं, जिनका जिनका संभव हो मात्रक लिखिए। और यहाँ ये 4 एक संख्या है, इसका मात्रक नहीं होता। पाई भी एक संख्या है, इसका भी मात्रक नहीं होता। पाई का मान 22 के साथ होता है ना, तो ये भी एक संख्या है। ये बल है तो बल का मात्रक होता है, यहाँ F का मात्रक लिखिए, यानी बल का मात्रक गुणित R दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी थी, तो ये दूरी है तो दूरी का मात्रक, इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर लगा है। तो देखिए ये आवेश है, आवेश है, ये भी क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक होता है कूलाम। बटे में बल है, स्थिर विद्युत बल है, लेकिन है तो बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन। और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा है। तो यहाँ कूलाम का गुणा कर दीजिए, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो यही मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर, ये जो बटा है इसे ऐसे कर दे, प्रति पढ़ा जाता है, इसे ऐसे कर देने पर आगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे अंग्रेजी अक्षरों में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मेट रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकाला। तो फिर से वही सूत्र लिखिए जो अभी लिखे थे। हम जानते हैं कि एफ ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो इसे एप्सिलॉन नॉट बराबर बनाए तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में 4 पाई इंटू F इंटू R स्क्वायर। अब इस बार विमीय सूत्र निकालना है, तो यहाँ जितनी राशियां हैं सबका विमीय सूत्र लिखा जाए, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर Q1 का विमीय सूत्र, Q1 आवेश है ना, तो आवेश Q1 वाले आवेश का विमीय सूत्र गुणित Q2 वाले आवेश का विमीय सूत्र,
बटे में, देखिए ये संख्या है, 4 संख्या, इसका बीमीय सूत्र नहीं होता। पाई भी एक संख्या है, इसका मान भाज्य के साथ होता है, ये भी, इसका भी बीमीय सूत्र नहीं होता। ये तो बल है, इसका बीमीय सूत्र होता है। यहाँ लिखिए अपई का बीमीय सूत्र, अगुणित में आर क्या है, दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी का बीमीय सूत्र होता है, दूरी का बीमीय सूत्र, इसका स्क्वायर कर। अब बीमीय सूत्र लिखिए सबका। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT, पिछले वीडियो में बताया गया था। आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, ब्रैकेट के अंदर ये भी आवेश है, जिसका भी बीमीय सूत्र AT। बल का बीमीय सूत्र, बल है तो बल का बीमीय सूत्र होता है M/L(T)-2। ये दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र L होता है, L। देखिए अंश में, देखिए ऊपर देखिए, A और A का गुणा कर सकते हैं, T और T का गुणा कर सकते हैं, A² T² होगा, बटे में M, यहाँ L² है और यहाँ L है, L² और L का गुणा कर दें तो L³ हो जाएगा और T-2 इस तरह होगा। अब ये जो नीचे बटे के लिखे हैं, इन सबको बटे के ऊपर ले जाए, तो पहले M को ऊपर ले जाया जाए, M की घात यहाँ 1 है, जब ऊपर जाएगा M तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यहाँ +1 है, जाने पर, ऊपर जाने पर -1, और L को ले जाइए -3, और T-2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये T की घात, ये जो -2 है ये प्लस में बदल जाएगा, तो T⁻2 पहले से है, ये भी ऊपर जाएगा, T⁻2 प्लस में हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, T⁻4 हो जाएगा, और A पहले से ही ऊपर है तो A² रहेगा। ये है ε0 का बीमीय सूत्र। अतः लिख दीजिए, अतः ε0 का बीमीय सूत्र, बड़े ब्रैकेट में, बीमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है M-1, कैपिटल M होगा, L-3A4A2 होता है। ε0 का बीमीय सूत्र क्या है, M-1 L-3A4A, गलत लिख दिए, T4A2 होता है। इसे स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं M-1 L-3 T4A2, इस तरह पढ़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए, ये ε0 का बीमीय सूत्र है। चलिए अब ε0 का मान ज्ञात करते हैं, इसका मान कितना होता है, मान, वैल्यू। तो अब हेडिंग डालिए, ε0 का मान, ε0 का मात्रक हो गया बीमीय सूत्र, अब इसका मान कितना है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं, हम जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई ε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इतनी चीजों को अलग कर दे रहे हैं, इतना अलग कर दे रहे हैं, इसे हम अलग से लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, या 1/4 पाई ε0 बराबर 9 × 10⁹। अब इसे क्या कि हमें ε0 का मान चाहिए, इसका मान निकालने के लिए इसे बराबर के पहले लिखना है,
इसके लिए पहले इसे उलट दीजिए। इसे उलटेंगे तो ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो उलटने पर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर 1 नीचे। इसे भी उल्टेंगे, इसके नीचे जो 1 है वो ऊपर हो जाएगा और ये बटे के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालें। एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1 बटे, यहाँ से 1 हट जाएगा, हटा दीजिए। और ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई इसके बगल आ जाएगा। 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ अब एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे 4 पाई का मान 3.14 होता है और 9 गुणित 10 की घात 9। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब 9 में 4 का गुणा कर दीजिए, 36 आएगा। 9 चौक 36, 3.14 और गुणित 10 की घात 9। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 3.14 में 36 का गुणा, 6 चौके 24, 6 का 6 2 8, 6 3 18, 3 चौक 12, 3 1 3 1 4 और 3 3 9 4 0 8 4 12 1 13 और 9 1 10 1 11, 2 अंक पे दशमलव। एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 1 बटे 113.04 और ये 10 की घात 9 को ऊपर ले जाएगी, -9। अब 1 में इससे भाग दीजिए। 1 में इससे भाग दिया जाए 113.04 का। तो आएगा 0.00884। तो भाग देने पे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट बराबर 0.00884 और 9 नहीं 6 है। अच्छा के आगे और संख्याएं हैं उसे हम नहीं लिख रहे हैं और गुणित 10 की घात -9। अब क्या कीजिए कि इसे मानक रूप में लिखिए। मानक रूप पीछे है वीडियो में हम बताए हैं कैसे लिखा जाता है। इसे मानक रूप में लिखें। तो मानक रूप में लिखने का मतलब है कि पहले अंक के तुरंत बाद क्या आ जाए, दशमलव। तो दशमलव के यहाँ से उठा के इन दोनों 8 के बीच में लाना है। देखिए होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ से दशमलव यहाँ लिखिए तो 8.846 गुणित 10 की घात 10 अपने से लिखिए और देखिए कई अंक टकाए हैं, 3 अंक। यहाँ -3 लिखिए गुणित 10 की घात -9। एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 8.8 और ये 6 जो है 5 से बड़ा है तो इसके बदले कि यहाँ जोड़ दें और इसे हटा सकते हैं। ये 5 हो जाएगा गुणित 10 की घात -12। यही एप्सिलॉन नॉट का मान है। इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक अभी निकाले थे ना, तो वही मात्रक लिख दिए। अतः एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये सब आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिल दे रहे हैं।
बच्चों नोट हेडिंग डालकर दो बातें लिख दीजिए। जैसे देखिए कूलाम के नियम को देखिए, कूलाम का नियम क्या था। जैसे ये दो आवेश थे, बिंदु आवेश थे, इस पे हम Q1 आवेश माने थे, इस पर Q2, और बीच की दूरी कितनी है R। तो ये जो पूरा सिस्टम है, अगर हम इसे कूलाम का नियम जब बता रहे थे तो इसे हम बताए वहां लिख दिए थे कि ये निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है? निर्वात या हवा में। तो अगर ये दोनों आवेश निर्वात या हवा में स्थित हैं, तो यही हम लिख रहे हैं कि जब दोनों आवेश निर्वात या हवा में रखे हों, कहाँ रखे हों? निर्वात या हवा में रखे हों, तब इनके बीच स्थिर विद्युत बल का सूत्र ये होगा जो पीछे लिखे थे। तो F बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। तब स्थिर इनके बीच जो स्थिर विद्युत बल लगेगा उसका सूत्र यही होगा। और इसे हटा के हम यहाँ K भी लिख सकते हैं, इसे हटा के हम 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। और दूसरा नोट पॉइंट है कि जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखें, किसी माध्यम जैसे जल, जैसे किसमें रख दें? जल माध्यम में रखे हो, यानी इन दोनों आवेशों को कहाँ रख दिया जाए? जल में। तो जल एक माध्यम है। देखिए जल के माध्यम से नाव चलती है, इसका मतलब है कि जल एक क्या है? माध्यम। तो आवेशों को हम ले जाके जल में रख दें, पानी के अंदर रख दें, तब इन आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल लगेगा उसका सूत्र देखिए क्या होगा। F बराबर 1/4πε0। इसी के बगल में K लिखना हो, इसी के बगल में ε0 के बगल में क्या लिखना होगा? K। और आगे जो सूत्र में Q1 इंटू Q2 बटे R², ये सब रहेगा। तो देखिए जब आवेशों को कहाँ रख दिया जाएगा? किसी माध्यम में, जैसे जल में रख दिया जाए या अन्य माध्यम में रख दिया जाए, तो इस सूत्र में जो ε0 था उसी के बगल में क्या लगाना होगा? K। जहाँ K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। जिस माध्यम में ये रखेंगे आवेशों को, उस माध्यम का क्या माना जाएगा? कि परावैद्युतांक। जैसे अगर हम इनको जल में रख दें तो ये किसका परावैद्युतांक होगा? जल वाले माध्यम का। तो जहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। और अगर जल में है, आवेश कहाँ रखें? हवा में। तो हवा में रखा है तब देखिए ε0 ही है, तब यहाँ K नहीं लगाना है। तो इसे नोट कर लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम कूलाम का नियम बता रहे थे तो वहां K आया था, तो उस K और इस K में अंतर है। वहां का जो K था वो एक नियतांक था, और यहाँ जो K है वो माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है। अब ये परावैद्युतांक क्या है? अब इससे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे परावैद्युतांक क्या है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक रहने दें। अगले वीडियो में आपको इसी के आगे की चीज़ों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।